क्या लगता है विजय कि नेक्स्ट जनरेशन को हमारी फाइनेंस की और मार्केट एजुकेशन मतलब कितना ज़्यादा देना ज़रूरी है? as earliest as possible. एचएनआई इन्वेस्टर्स को इंडिया और ग्लोबल मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट का बैलेंस कैसे रखना चाहिए? अगर एच की बात करूँ तो कोई ऐसा मंत्र आपका हो कि रिस्क लेने के लिए क्या किया जा सकता है? देखिए, पहली बात तो जो रिस्क ले रहा है वो बहुत बड़ा रिस्क ले रहा है। गवर्नमेंट ने तो पॉलिसी दे दी है, लोगों ने रिव्यू भी कर लिया है। अगर इसमें फिर मैं आपका रोल पूछती हूँ कि फिर आपका रोल इसमें क्या है? कैसे वो एक्चुअल में वेल्थ में कन्वर्ट होगा, सेक्टर को इम्पैक्ट कैसे करेगा, इंडिविजुअल कंपनीज को कैसे इम्पैक्ट करेगा, वहां कैसे आप सभी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे पॉडकास्ट में। मैं आप सभी के साथ हूं कंचन। आज का पॉडकास्ट हमेशा से थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है क्योंकि आज के हम अपने स्पेशल पॉडकास्ट में बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट, जो आप सभी से जुड़ी हुई है। आज हम बात करेंगे यहाँ पर वेल्थ की बात आपने बहुत कम लोगों को करते हुए सुना होगा, लेकिन आज हम वेल्थ पे बात करने वाले हैं। देखिए, पैसा कमाना जो होता है ना वो बहुत इजी होता है, लेकिन पैसा कमाने के लिए क्या कुछ आपको करना पड़ता है, कितना दिमाग चलाना पड़ता है, कैसे कैसे आपको उस लेवल तक पहुंचना पड़ता है कि आप अपने पैसे को बहुत अच्छे से संभाल सकें। आज बहुत सारी ऐसी बातें होने वाली हैं जो आप लोगों के बहुत काम आने वाली, क्योंकि आज के जो मेरे गेस्ट है ना वो बहुत स्पेशल है और बहुत इंटेलिजेंट। मतलब जब मैंने उनसे ऑफ द कैमरा बात करी ना तो मुझे लगा कि वाकई में मतलब इनसे तो मुझे बहुत पहले मिल लेना चाहिए था और आप लोगों से मिलवा देना चाहिए था। मेरे पास साथ यहाँ पर जो प्रोफाइल हैं वो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है और मतलब मैं क्या बताऊं उनके बारे में, खुद ही आपसे मुलाकात करा देती हूँ। मिस्टर विजय कौशिक मेरे साथ हैं यहाँ पर। बहुत बहुत वेलकम है मिस्टर विजय कौशिक जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे ही कहूंगी कि मतलब बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। जब अभी ऑफ दी कैमरा भी हम बात कर रहे थे तो बहुत सारी ऐसी बातें हुई जो मुझे लगता है कि सिर्फ हम दोनों में नहीं होनी चाहिए, लोगों को भी उसके बारे में पता होना चाहिए। तो एक अच्छी जर्नी रही है आपकी सर। मतलब आपने बहुत सारी चीजों को फेस किया है और आज जिस पोजीशन पे आप बैठे हैं, ये पोजीशन मतलब मुझे लगता है कि अच्छे खासे लोगों को बड़ा समय लग जाता है पहुंचने में। तो अपने बारे में थोड़ा सा मैं चाहूंगी अब मेरे तमाम लोगों को बताइए। देखिए, मैं एच और अल्ट्रा एच कोच हूँ। पहले तो एच और अल्ट्रा एच के बारे में बता देता हूँ। देखिए, जिनका कम से कम पोर्टफोलियो 5 करोड़ रुपए का है तो वो तो एच हैं, और जिनका 25 करोड़ का पोर्टफोलियो इंडिया में है वो लोग अल्ट्रा एच है। तो अब होता क्या है कि इससे पहले एक और लेवल होता है, वो होता है एम्बिशियस एच जो बनना चाहते हैं। तो एम्बिशियस एच की अप्रोच और माइंडसेट बिल्कुल अलग होता है। जब वो एच बन जाते हैं तो यहाँ से आगे की जर्नी के लिए भी उनको अलग टाइप के कोच की जरूरत होती है। अब जैसे एक एग्जांपल के लिए, मुझे अपने स्कूल लेवल पे खेलना है, क्रिकेट खेलना है, तो ठीक है, मेरे को स्कूल का कोच जो होंगे वो बता देंगे। मगर अगर मुझे इंटरनेशनल खेलना है तो वहां पर एक डिफरेंट आपको कोच की जरूरत होगी, और वहां पे भी वो कोच फिर आपका माइंडसेट भी तैयार करेगा, स्ट्रेटेजी भी बताएगा। तो जो एच से अल्ट्रा एच की जर्नी करते हैं और अल्ट्रा एच से फैमिली ऑफिस तक की जर्नी करते हैं, वहां पे मेरा रोल है। मैं उन लोगों को सिखाता हूँ कि कैसे आप एच स्टेटस से अल्ट्रा एच स्टेटस को अचीव कर सकते हैं, और अल्ट्रा एच से फैमिली ऑफिस और फिर फैमिली ऑफिस से आगे। बिल्कुल। जैसे एचएनआई की अगर हम बात करते हैं सर, तो बहुत से लोग जो है ना मतलब एचएनआई को लेकर भी अलग-अलग थ्योरीज पे फंस जाते हैं, अलग-अलग चीज़ों में फंस जाते हैं। मैं इस पर भी बात करूंगी, लेकिन मैं जानना चाहूंगी कि मतलब ये जो जर्नी आपकी स्टार्ट हुई ये कैसे हुई? मतलब कोई टर्निंग पॉइंट ऐसा आया जब आपको लगा कि मुझे ये करना है अब यहाँ पर? स्टार्टिंग में ना मैंने मतलब मार्केट तो शायद 2002-2003 में ही ज्वाइन कर लिया था, बट मुझे खुद ही इन्वेस्ट ट्रेड करते थे तो काफी लॉस हुआ, कुछ ज्यादा पता नहीं था। और इस टाइप की ना ट्रेनिंग्स और ट्रेनर्स तब थे भी नहीं, तो मैं तो किसी से इन्फ्लुएंस होकर मैं नहीं काम करा था। बट मेरे को बड़ा लॉस हो गया तो आई स्टॉप्ड ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। बट समहाउ मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिली सॉफ्टवेयर कंपनी में, और वो सॉफ्टवेयर कंपनी क्या करती थी, स्टॉक्स और शेयर्स के एनालिसिस का सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती थी, और मेरा काम था नॉर्थ इंडिया में उसको प्रमोट करना, बेचना, सेल्स को बढ़ाना। तो फिर ये पूरे साल ना पूरा सॉफ्टवेयर ही नहीं बिका, एक भी नहीं बिका। अच्छा। हाँ, बस कुछ लोगों ने हमें अप्रोच करा था, वो तो 4-5 कॉपी अभी की, बट जिनको हमने अप्रोच करा था वो नहीं बिका। उसका रीजन ये था कि जब हमने लोगों को अप्रोच करके बताया भाई सॉफ्टवेयर लो, देखो स्ट्रैटेजीज और ये सारी चीजें आप इम्प्लीमेंट करो, तो लोग ना तब कोई स्ट्रैटेजीज और ये प्लानिंग एनालिसिस इस चीज में ना डील ही नहीं करते थे, ना बिलीव करते थे, वो बस टिप्स बेस्ड काम करते थे। तो फिर 1 साल होने को आया, कंपनी इससे पहले मेरे से पूछती, मैंने ही कंपनी को बता दिया भाई सेल्स नहीं हुई है। तो फिर कंपनी ने क्या करा, एक बोल्ड डिसीजन लिया, उन्होंने मेरे को ही ट्रेनिंग दी पहले। और उसके बाद ये बोला कि अब आपको हम फ्री हैंड देते हैं, अपना बस सिर्फ अवेयरनेस क्रिएट करो लोगों में, अभी आप बेचने पे ध्यान मत दो। तो मैंने 2-3 साल केवल सेमिनार वर्कशॉप से अवेयरनेस करी, भाई कैसे एनालिसिस होता है, कैसे मतलब ये आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं, स्ट्रेटजीज बना सकते हैं। जब ये सारे काम करे हमने तो हमारी धीरे धीरे ऑटोमेटिकली सेल्स बढ़ती चली गई। मगर यहाँ पे ना एक कैच था,
इस सेल्स बढ़ाने में ना हम लोग पुश करते थे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, भाई आप ये एनालिसिस करो, स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करो, ब्रेनस्टॉर्मिंग करो। तो वो लोग ना हम पे डिपेंडेंट रहते थे। हाँ। अब आपका सवाल था ये विजय, आप एचएनआईज को क्यों पढ़ाते हो, ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, कैसे आपने डिसीजन लिया? तो बट इस पूरी जर्नी में ना हम जब अवेयरनेस कर रहे थे तो कुछ लोग हमें अप्रोच करते थे। वो हार्डली 1% भी लोग नहीं होते थे, साल के 5-7 लोग। बाद में पता चला कि ये लोग ना एचएनआईज हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। 2005, 6, 7, 8 की बता रहा हूँ मैं हाँ। आपको। उस वक्त उनके 5-5, 10-10 करोड़ के पोर्टफोलियो। अच्छा। तो अब फिर बाद में पता चला व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एचएनआई एंड अदर्स। ये लोग ना ब्रेनस्टॉर्मिंग खुद करते हैं। ओके। बेस्ट पार्ट इनका ये होता है, स्ट्रेटजीज खुद बनाते हैं। हम्म। और उसके बाद ना इन लोगों को भी एक ऐसे बंदे की जरूरत होती है जो टेक्निकली साउंड हो, इनको हेल्प करे। क्योंकि देखो ब्रेनस्टॉर्मिंग तब होगी जब दो इंटेलेक्चुअल लोग आपस में बात करें। तो मेरी नॉलेज वही थी, मैथ्स की, कंप्यूटर की, स्ट्रैटेजीज की, ऑप्टिमाइजेशन की, क्योंकि वही मेरा लर्निंग था। तो वो दोनों चीजें मिक्स हो गई। और 2010 पे फिर मैंने ये डिसाइड करा कि भाई मैं सिर्फ एचएनआईज को ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि दे पीपल आर नॉट डिपेंडेंट ऑन मी। हाँ। वो खुद अपनी स्ट्रेटजीज बनाते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, बैक टेस्ट करते हैं। जब रिजल्ट अच्छे आते हैं तो वो फुल फ्लैज उसको इंप्लीमेंट करते हैं। ये चीज मुझे काफी अपील करी। तो इंडस्ट्री में नॉर्थ इंडिया में तो शायद मतलब काफी टॉप सीईओज को, सीएफओज को पढ़ाया है, टॉप बिजनेस फैमिलीज को पढ़ाया है। तो वो लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग जबरदस्त करते थे, मुझे भी फायदा हुआ इस बात का। और फिर मैंने ये सोचा कि भाई एक ना, फिर 2016 तक एक पूरा सिस्टम बन गया ओके। एचएनआईज के लिए, जो काफी मतलब पावरफुल भी है। और बेस्ट इसमें यूएसपी हमने ये बनाई है कि ये प्रोटेक्शन है, इसके अंदर आपकी वेल्थ का प्रोटेक्शन रहेगा। हाँ। तो प्रोटेक्शन के साथ फिर 2016 के बाद मैंने अपना जॉब वॉब छोड़ के अपनी ट्रेनिंग वेंचर ही स्टार्ट करा। और जब से अब तक सिर्फ एचएनआईज को ही पढ़ा रहा हूँ, अल्ट्रा एचएनआईज को और फैमिली ऑफिसेस को। विजय, जैसे एम्बिशन एचएनआई है और उसके बाद अगर मैं बात करूं एचएनआई की या अल्ट्रा एचएनआई की, तो राइट। इनमें डिफरेंस क्या है, क्या फर्क है इनमें? देखिए एम्बिशियस एचएनआईज ना अर्ली स्टेज में ना उसको रास्ता तो मिलता नहीं है। ठीक है। तो वो लोग ना इस तरीके से ट्रेड करते हैं कि उनको हर बॉल पे छक्का मार के मैच जीतना है। मगर एचएनआई और अल्ट्रा एचएनआई की बात बताऊं, उनको मैच जीतना है। हाँ बिल्कुल। देखो इस दोनों अप्रोचों में डिफरेंस है। बिल्कुल। आप हर बॉल पे रिस्क ले रहे हो, अटैक कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं फिर आप आउट हो सकते हो। मगर एक दूसरा बंदा ना संभल के खेल रहा है, अपने लूज बॉल का वेट कर रहा है, छक्का वो भी मारेगा मगर हर बॉल पे नहीं मारेगा, जब लूज बॉल आएगी वो तब मारेगा। तो ये एक बड़ा डिफरेंस है। दूसरी बात ये भी होती है कि अब जो बंदा छक्का मारने की कोशिश कर रहा है उसको शायद शॉट ही वही खेलना आता है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। पेशेंस उसमें है ही नहीं। मगर जो दूसरा बंदा है ना, उसको हर तरीके की बॉल पे ना हिट करना आता है, या हो सकता है जरूरत पड़ने पे वो बॉल को छोड़ भी दे। तो इसी तरीके से कि अब यहाँ पर ये बंदा मैच जीतना चाहता है, वो बंदा हर बॉल पे छक्का मार के मैच जीतना चाहता है। तो ये अप्रोच का डिफरेंस है। आपका अगर मैं एक्सपीरियंस की बात करूं विजय, तो पैसा कमाना ज्यादा मुश्किल है या फिर पैसे को संभालना? कमाना मुश्किल है, संभालना तो ठीक है। अब तो इंश्योरेंस आ गया है, तो इंश्योरेंस तो प्रोटेक्ट कर लेगा। उसको ग्रो करने के लिए मेहनत होगी, मेहनत करनी पड़ेगी। तो वो अगर कंपेयर करेंगे प्रोटेक्शन के साथ, तो बनाना थोड़ा टफ है। तो जैसे कि आपने बताया कि आप एचएनआईज को पढ़ाते हैं, लेकिन मैं यहाँ पूछना चाहती हूँ कि हम किसी भी चीज को शुरू करते हैं ना विजय, तो बहुत सारे मुश्किल आते हैं। True. कहते हैं कि मतलब कोई भी चीज हम एकदम स्टार्टअप नहीं कर सकते हैं। जितने भी हमारे बिगनर्स हैं जो इस वक्त इस पॉडकास्ट को देख भी रहे हैं, तो उनको भी लगेगा कि कैसे शुरू किया है विजय ने, मतलब किस किस तरह की मुश्किलों से गुजर के शुरू किया है। देखिए जैसे मैंने बताया कि स्टार्टिंग में तो मेरे को खुद ही लॉस हुआ था। तो मेरे को भी एकदम ब्लाइंडनेस आ गई थी कि यार ये क्या हुआ लाइफ में, 10,000 की सैलरी और 10 लाख रुपए का लॉस, और ये 2004 की बात है। अच्छा। तो बट समहाउ मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिली। तो मैंने जो ग्रो करा वो ये इसी करा कि मुझे वो सॉफ्टवेयर कंपनी में अपॉर्चुनिटी मिली। फिर मेरे को मैथ्स में स्टार्टिंग से ही, बचपन से ही इंटरेस्ट था। तो वो दोनों चीजें कनेक्ट हुई, मगर चैलेंजेस बहुत आए क्योंकि लोगों ने एक्सेप्ट नहीं करा सॉफ्टवेयर को। फिर धीरे धीरे अवेयरनेस करी, और बट ये माइलस्टोन्स में हर्डल आते रहे, माइलस्टोन्स सब अचीव करते रहे, सॉल्व करते रहे। और सबसे बड़ी बात थी, जो एचएनआईज डोमेन में मैं चला गया, फिर एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट ये हुई कि यहाँ पर ना मैंने उनको नहीं सिखाया, उन्होंने भी अपने मेरे को काफी सिखाया, क्योंकि इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस उनके पास था। तो फिर ये चीजें जब क्लब होती गई, क्योंकि मैंने काफी सीएफओस को पढ़ाया है। अच्छा। हाँ, नॉर्थ इंडिया में। तो जब उन लोगों को पढ़ाया, तो जितना मैंने दिया उससे ज्यादा उन लोगों ने दिया। तो वो धीरे धीरे 2016 तक काफी बड़ी एक नॉलेज बेस बन गया एचएनआईज के लिए। और फिर एक पूरा सिस्टम बन गया, जिसको मैं अपनी लैंग्वेज में बोलता हूँ एचएनआई वेल्थ ब्लूप्रिंट। ओके। हाँ, which helps HNIs to become an ultra HNI. ओके ओके। अच्छा, आप वेल्थ साइकोलॉजी की बात करते हैं, मैंने काफी बार सुना कि वेल्थ साइकोलॉजी पर आप बात करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट सक्सेस में कितना रोल इसका होता है? देखो मैं एक बात ये बता देता हूँ कि एक स्ट्रेटेजी ठीक है आपको आनी चाहिए, मगर कहीं ना कहीं साइकोलॉजी ना मैटर्स अ लॉट। ओके।
हाँ, क्योंकि उसका रीजन मैं बता देता हूँ। देखिए, पैसे की कदर करना जब तक कोई बंदा नहीं समझेगा तो वो अचीव क्या करेगा। जैसे आज की डेट में आपने देखा होगा कुछ लोगों को ना इंस्टेंट मनी आ जाती है, या तो कौन बनेगा करोड़पति टाइप्स, या फिर किसी की जमीनें बिक गई, मगर उसको वो कैरी नहीं कर पाते। कई बार आपने देखा होगा जिन्होंने कौन बनेगा करोड़पति में बड़ा पैसा जीता, बट आज की डेट में वो सब निकल चुका है। हाँ। या किसी लोगों की जमीनें बिक गई। हम्म। जरा सी बात पे आपने देखा होगा कोई गाड़ी वाड़ी की छोटी मोटी टक्कर हो जाती है तो लड़ाइयाँ हो जाती है, तो इसका मतलब है वो माइंडसेट नहीं कैरी कर रहे। मगर जिसने एक्चुअल में ये बिल्डअप करा है स्लोली और ग्रेजुअली, वो बंदा फिर छोटे मोटा मान लो एक्सीडेंट भी हो जाता है ना, उसको मतलब नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसको पता है उसके पास खोने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि उसने ना मेहनत करके बनाया है, किसी ने गॉड गिफ्ट नहीं दिया है। तो वो ना चीजों को बहुत ही कंट्रोल वे में चलता है। जैसे एक्सीडेंट हो गया, उसको पता है मेरे पे 0 डेट इंश्योरेंस है। कई बार मैंने यहाँ तक देखा है वो ना जिसकी एक्सीडेंट हो गया उसको मदद भी कर देते हैं कि भाई तेरे को चोट वोट तो नहीं लगी है, तो है लगी है तो भी पैसे भी दे देते हैं। तो मेरे को ये ना बड़ा माइंडसेट का गेम है सारा। जब तक लोग रिस्पेक्ट नहीं करेंगे ना पैसे की, दोस्त जब तक नहीं अचीव हो सकता। अच्छा, आपको क्या लगता है आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से कि लोग कर रहे हैं पैसे की रिस्पेक्ट जो होनी चाहिए वो हो रही है मार्केट नहीं में? हो रही। नहीं हो रही मैं सही बात बताऊं, 8 लाख HNIs है 140 करोड़ में से। अब देखो 1% भी नहीं है, 1% तो छोड़ो, है। तो वो तो बिल्कुल नंबर ही कहाँ से कहाँ तक कोई इस क्यों डिफरेंस है ये इतना बड़ा, क्योंकि लोग ना पैसे की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। अब रेस्पेक्ट नहीं कर रहे तो फिर पैसा उनकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा और फिर आपको उसके लूप में फंसना ही फंसना पड़ेगा। ही पड़ेगा, ये बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, रिच और फाइनेंशियली स्ट्रगलिंग वाले लोगों की अगर मैं बात करूं तो इनकी थिंकिंग में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है? मैं एक ना बेसिक एग्जांपल के साथ इसको हाँ। क्लियर करूंगा। कुछ लोगों को ना लाला कहा जाता है। हाँ, क्यों लाला कहा का जाता है? क्योंकि मुझे लगता है कि मतलब किसी भी चीज की प्लानिंग नहीं होती है एक तो उनकी। हमने तो देखा है कई लाला कंपनीज भी चल रही हैं और बहुत हम्म अच्छे से चल रही हैं। मैं बताऊं एक हाँ। नॉर्मल डेफिनेशन, वो हर बात पे पता है क्या करते हैं? ला ला, अच्छा। हाँ। इसलिए उनको लाला बोला जाता हाँ। है। कहने का मतलब है ऑन सीरियस नोट हाँ। कि उन लोगों का ना बस एक ही चीज पे दिमाग चलता है कि भाई मैं पैसा कैसे कमाऊं, आ जाए। बस। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मतलब जैसे वो कहते हैं ना साम दम दंड भेद, हम्म। पैसा चाहिए उनको। अब जो अपने बिजनेसेस कर रहे हैं, देखिए कई बार आपने लोगों से सुना भी होगा कि जो बिजनेस करता है वो एक लेवल पे ले जाएगा, फिर नेक्स्ट जनरेशन उसको और ग्रो करती है, तो उसने मेहनत करी है ना। बिल्कुल। तो ये सारी चीजों को जब आप डीप डाइव करके सोचोगे, जैसे मैं एक बिजनेसमैन का एग्जांपल भी देता हूँ, मेरे स्टूडेंट है, तो कोई भी डिस्कशन हो रहा है उनके साथ, आखिरी में ना यार विजय इस वाली स्ट्रेटेजी से पैसे कैसे आएंगे, डिस्कशन बस ये हो रहा है उनके साथ, और बिल्कुल डूब जाते हैं। कई बार वो अपनी सेहत पे भी ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते, मतलब इतना ज्यादा डीप डाइव कर रहे थे। तो उनको बताया जाता है भाई पैसा ठीक है जरूरी है, मगर इतना भी जरूरी नहीं है कि आप रिलेशन और हेल्थ को ना ध्यान दें, वो भी बैलेंस करके चलना पड़ेगा। मगर मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि बस जो भी डिस्कशन हो रहा है ना, जैसे आप ऑफिस में हो, ऑफिस में लंच टाइम में क्या डिस्कशन होता है? भाई कोई भी मूवी रिलीज हो गई, हाँ। क्रिकेट मैच हो गया, रात को कौन जीता कौन कौन? हारा, हाँ, बिल्कुल। भाई क्या स्ट्रेटेजी चल रही है, कैसे पैसा बनेगा, ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं, इस पे क्या और पैरामीटर्स चेंज कर सकते हैं, कंपनीज क्या कैसी परफॉर्म कर रही हैं। जब ये ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है ना, तो फिर आप ना पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो जाते हो सिस्टम के अंदर। तो आपने पूछा ना क्या डिफरेंस होता है, तो ये उनका मेन डिफरेंस है, वो डीपली इन्वॉल्व होते हैं मेंटली। हाँ। जैसे कोई बंदा मान लो इश्क में, उसको सोते हुए ना रात को वही सपना आता है, इनको वेल्थ का सपना आता वेल्थ का सपना आता है। है। ये है। बिल्कुल। अच्छा, क्या इमोशनल अगर डिसीजंस की बात करूँ तो इमोशनल डिसीजन वेल्थ मतलब डिस्ट्रॉय कर देते हैं पूरी तरह से? आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपको लग रहा हो कि नहीं कंचन ये एक एक्सपीरियंस है मेरा, एक एक कोई ऐसा वाक्या, कोई ऐसा किस्सा? मेरा खुद का ही है ना, मैंने बताया। सबसे पहले भाई कोई नॉलेज नहीं थी, बस किसी को देख के मैं इन्फ्लुएंस हो गया, और इन्फ्लुएंस इतना जबरदस्त हो गया, बिना कुछ सोचे समझे पैसे लगा दिए। ना नॉलेज ही नहीं थी, पहली बात तो ठीक है, उस वक्त थे भी नहीं ट्रेनर्स, और मैंने भी नहीं सोचने की कोशिश करी। मुझे लगा भाई स्टॉक मार्केट में ये बंदा इतना बड़ा बन गया तो मैं भी बन सकता हूँ। तो पहले तो मैं ही एग्जाम्पल। बिल्कुल। फिर दूसरी बात है कि जो लोग काफी बड़े लोग हैं, मैंने जो ट्रेंड नहीं है बट उन पे जैसे बिजनेस का पैसा बहुत ज्यादा है, तो वो बिजनेस के पैसे को ना कई बार होता है कि संभाल नहीं पाते। अब उससे क्या होगा, फिर वो चीजें लॉस में चली जाती है। फिर कुछ लोग होते हैं बट वहां से आगे ग्रो करते हैं, छोटे छोटे रिस्क लेंगे अपने पैसे पे और फिर उसके बाद ग्रो करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि पहली बात तो मैं ही बड़ा एग्जाम्पल हूँ, और काफी लोगों को मैंने अर्ली स्टेज पे गलतियां करते हुए देखा है। बट समझदारी ये है कि लोग ना कैलकुलेटिव रिस्क लेके चलें तो शायद बड़ा पैसा बना सकते हैं। अनलिमिटेड रिस्क या अंधा रिस्क नहीं लेना चाहिए।
अच्छा, एक और चीज़ मैंने देखी है विजय, अगर देखा जाए तो आज के समय में जो कि हम देखते हैं सोशल मीडिया का ज़माना है। सोशल मीडिया बिल्कुल पीक पर है और बहुत से लोगों को मैंने ऐसे देखा है जो सोशल मीडिया को देखकर या किसी को देखकर बड़ी जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और बिज़नेस शुरू कर देते हैं और फिर ट्रू, उनको बड़ा लॉस होता है। ट्रू। और उसके बाद भी मतलब लॉस में जाने के बाद भी थकते नहीं हैं और लगाते रहेंगे मतलब बिल्कुल जब तक खत्म नहीं हो जाते। तो आपका खुद का भी ये एक्सपीरियंस है कि किसी को देखकर मैंने शुरू राइट। किया। तो क्या ये करना चाहिए? क्योंकि आज का जो हमारा यूथ है, जेन ज़ीज़ का हमारा जो यूथ है, वो इस एक गेम में बहुत ज़्यादा फँस रहा है कि मैंने देखा ये कर रहा है तो मैं भी कर सकता हूँ। मेरे को भले ही उसकी जानकारी नहीं है, पर मैं करूँगा। तो इससे निकला कैसे जाए? देखो इसके लिए ना आपको ऑर्गेनाइज्ड वे में ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी फ्रॉम ज़ीरो टू एंड। जब तक आप ट्रेनिंग नहीं लोगे ना आपको ये नहीं पता कल क्या करना है। अब हो क्या रहा है मैं इसको थोड़ा डीपली एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आपको स्टॉक मार्केट से वेल्थ बनानी है तो आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ने ही पड़ेंगे। एक तो इक्विटी ज़ीरो टू एंड, डेरिवेटिव ज़ीरो टू एंड और टेक्निकल एनालिसिस ज़ीरो टू एंड। ये 3 बुक्स हैं। हुँ, अब मान के चलिए हर बुक के अंदर 20 चैप्टर है तो 60 चैप्टर्स मुझे पढ़ने हैं। बिल्कुल। अब होता क्या है इन्फ्लुएंसर जो होता है वो बंदा क्या करता है उस तीनों बुक में से एक चैप्टर का कोई भी रैंडमली पिक करेगा और आके अब ज्ञान दे जाता है। अब बट उसके बोलने का स्टाइल बड़ा जबरदस्त होता है तो लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। अब उनको उस चैप्टर के पहले का कॉन्टेक्स्ट नहीं पता, बाद का कॉन्टेक्स्ट नहीं पता। हुँ, अब बंदा फिर इसीलिए ट्रैप होता है कि वो एक स्ट्रैटेजी बता जाएगा हुँ, और वो इतना क्विक बताता है 1 मिनट में। अब उसे लगता है यार 1 मिनट में तो मुझे ज्ञान ही मिल गया तो मैं बाकी क्या क्या करूं। पैसा लगा देता है और इसलिए वो उसको बैक टेस्ट भी नहीं करता, उसको पता भी नहीं बैक टेस्ट कैसे करते हैं और इसलिए वो पूरी तरीके से ट्रैप हो जाता है। फिर वही बंदा आता है, हुँ, फिर कोई रैंडमली एक पेज पिक करता है, फिर आपको कोई स्ट्रेटेजी बता जाता है। हुँ, तरीका ये है कि आप जीरो से लेके एंड तक तीनों चैप्टर की टाइम एनर्जी मनी देके स्टडी करें, फिर स्लोली और ग्रेजुअली उस पे पैसे लगाएं। देखिए क्या होता है कि जो हमें सोशल मीडिया से मिल रहा है ना वो इन्फॉर्मेशन है। हाँ, बिल्कुल। अब पहले क्या होना चाहिए, मुझे क्या लगता है कि इन्फॉर्मेशन को आप नॉलेज में अगर कन्वर्ट करना है तो एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा। तो अपनी नॉलेज के हिसाब से पहले पैसे लगाइए, जैसे जीरो से लेके एंड तक थोड़े थोड़े पैसे लगाइए। अगर वो बने तो फिर स्लोली और ग्रेजुअली आप उस पैसे को बढ़ाइए। मगर अगर आप बैक टेस्ट करके पैसे लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। बट पूरा सब्जेक्ट पढ़ें और फिर पैसे लगाएं। फिर पैसे देखिए लगाएँ। आजकल की डेट में अगर मैं अपने बच्चों पे पैसा लगा रहा हूँ, हुँ, हुँ, हुँ। मैं भी तो सीधा उनको स्ट्रेटेजी बता सकता हूँ। क्यों मैं बोल रहा हूँ भैया तू स्कूल जा, हाँ, क्यों तू ग्रेजुएशन कर, क्यों हाँ, पोस्ट ग्रेजुएशन कर, ये भी मैं भी तो बता सकता हूँ। बिल्कुल। नहीं, उसको उस रास्ते से निकलना ही पड़ेगा, ये कंपलसरी है। अच्छा, आज के टाइम में लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करने के लिए एक नॉर्मल जो सैलरी वाला बंदा है, उसको कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? देखिए सबसे पहले ना उसको एक तो मेरा बात माननी ही पड़ेगी। उसको स्टार्टिंग के एक तो अपना टारगेट सेट करे, कितना पैसा बनाना है। बनाना है। एचएनआईज़ का बताऊँ तो 5 करोड़ रुपए का पहला टारगेट होता है। ओके। उसको अचीव करने के लिए 2 पैरेलल अप्रोच अडॉप्ट करनी पड़ेगी। पहली अप्रोच है कि बॉस उसको कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं करना डेप्रिशिएटिंग एसेट पे, दैट टू ऑन ईएमआईज़, ओके। जब तक वो अपना लेवल अचीव नहीं कर लेता। देखो आज जो 2 तरीके के एचएनआईज़ हैं, एक को तो पैसा मिल गया, एक ने बनाया है। तो बनाया है तो उसको तो ये पेन पता है। मगर जिसको मिला है, दोस्त उसकी भी लाइफ के अंदर चाहे उसके फादर ने या उसके ग्रैंडफादर ने ये सैक्रिफाइस ज़रूर करा होगा। मैं गारंटी ले सकता हूँ इस बात की। इंस्टेंटली कोई 1000 में से 1 केस हो तो नहीं पता। हुँ, अब इसकी पैरेलल अप्रोच क्या है, यहाँ तो आपने पैसे बचा लिए डेप्रिशिएटिंग एसेट पे, ईएमआईज़ पे पैसे ना इन्वेस्ट करके। अब वो पैसे का करना क्या है जो बच गया? हुँ, अब आपको उसको ना ग्रोइंग एसेट में इन्वेस्ट करना है और आपके लिए ग्रोइंग एसेट है सिर्फ इक्विटी। व्हाई? इक्विटी को आप कम से कम पैसे से इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई शेयर आपको अपील करता है पढ़ने के बाद, हुँ, तो वो 500 रुपए का भी हो सकता है, हुँ, 5000 का भी हो सकता है, 200 का भी हो सकता है। मगर गोल्ड, सिल्वर, प्रॉपर्टी ये सब बहुत महंगे होते हैं। तो मैं एडवाइस ये करता हूँ, जो पैसा आपको बचे हुँ। उसको आप बहुत अच्छी एप्रिशिएटिंग एसेट में डालें, जिससे एक्चुअल में आप सही वेल्थ के रास्ते पे आ पाए। आ पाएँ, या बिल्कुल। अच्छा, बहुत से लोगों को हमने देखा है विजय जो अपने बहुत अच्छे-अच्छे पोर्टफोलियो बना लेते हैं, हम्म बहुत उम्दा, बेहतरीन पोर्टफोलियो बना लेते हैं, लेकिन ग्रो नहीं कर पाते हैं। हम्म तो ये मिस्टेक कहाँ पर होती है? वो शायद ना रिस्क नहीं ले रहे हैं, कैलकुलेटिव रिस्क नहीं ले रहे हैं। और मैं हर एक बंदे को ये कहता हूँ कि आपको कैलकुलेटिव रिस्क लेना ही चाहिए। और अगर आप रिस्क नहीं ले रहे तो आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। क्योंकि फिर आप ग्रो कैसे करेंगे, अल्ट्रा एचएनआई लेवल पे कैसे जाएंगे, उस लेवल को भी कैसे पार करेंगे। हुँ, हुँ। तो आपको कैलकुलेटिव रिस्क तो लेने ही पड़ेंगे। आईपीओ की अगर मैं बात करती हूँ जी। विजय, तो आईपीओ रेडी वेल्थ इकोसिस्टम का मतलब अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपसे पूछूँ तो क्या है? मैं ना अगर एचएनआई और अल्ट्रा एचएनआई नजरिए से बताऊं तो देखो आपको उसी आईपीओ में पैसे डालने चाहिए जो बिजनेस आपको समझ में आता है। ओके।
एक तो मान लीजिए मीडिया ने, सोशल मीडिया ने बता दिया भाई ये आईपीओ अच्छा है, गैप अप होगा, हाँ। इतने पैसे बन जाएंगे। एक तो ये अप्रोच है विच इज कॉल्ड रिटेलर अप्रोच। हम्म। एचएनआई उस बिजनेस को पहले समझेगा। अगर उसे लगता है कि ये बिजनेस अगले 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में स्केलेबल है, हर घर पे पहुंच जाएगा, हर बंदे यूज का इसका हर बंदा इसको यूज करेगा, then I strongly recommend to apply for an IPO, even go for IPO funding। देखिए मैं बड़ी बात बोल रहा हूँ, आईपीओ फंडिंग में आप पैसा उधार लेके लगाते हो, बट अगर आप बिजनेस समझते हो ना तो ये सब काम करने चाहिए, नहीं तो फिर आपको छोड़ देने चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग, आपको नहीं लगता है कि ये सिलेक्ट करने में बहुत गलतियां कर देते हैं? देखिए वो रीजन है ना, फिर अप्रोच नहीं पता। अप्रोच ये है कि अगर आप बिजनेस समझते हैं, किसी के कहने पे नहीं पैसे लगाओ, आपका खुद का इंट्यूशन अगर कहता है पढ़ने के बाद, भाई पढ़ने के बाद ही तो आपका इंट्यूशन आपको आवाज देगा कि भाई पैसे लगा तू, रिस्क ले ये वाला, तो फिर आप ये कैलकुलेटिव रिस्क लो। अगर आपको कोई भी बिजनेस स्केलेबल लग रहा है तो ही आपको ये काम करना चाहिए, नहीं तो नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी रिस्क भी नहीं लेना चाहिए भाई फिर आप वो ये गैम्बल, इसीलिए तो स्टॉक मार्केट को गैम्बलिंग प्लेस बोला जाता है। भाई आप देखिए, आपको बिजनेस पता नहीं, आप पैसे लगा रहे हो किसी के कहने पे, भाई वो बंदा कह रहा है गैप अप ओपनिंग होगी, तो फिर देखिए ये एचएनआई अप्रोच नहीं है। एक डॉक्यूमेंट लीजिए जिसको बोलते हैं रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, हर आईपीओ में मिलता है। अगर आप नहीं समझ पा रहे, आजकल टेक्नोलॉजी भी आ गई है काफी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी, उनका यूज करिए, उससे आप हेल्प लीजिए कि ये बिजनेस क्या है। बिजनेस अगर आपको अपील कर रहा है, देखिए सबसे बड़ी बात मैं बताता हूँ, अपना पैसा लोग लगाते हैं, अपनी नहीं सुन रहे, बाकी सबकी सुन रहे हैं। भाई अगर आपको अपील नहीं कर रहा तो दोस्त आप किसी के कहने पे कैसे अपना पैसा लगा सकते हो? बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं कह दूं भैया ये बहुत बढ़िया लॉटरी लगा दो आप, फिर तो लॉटरी है ना, लग गई। मगर वेल्थ नहीं बनेगी, हो सकता है 5-7 हजार रुपए किसी के बने। बिल्कुल। अच्छा सर, जैसे अगर हम बात करें एचएनआई की या फिर अल्ट्रा एचएनआई की या फिर एचएनआई ऑफिस की बात करें, तो इसमें सक्सेसफुल पैसा इन्वेस्ट करते वक्त कौन सी गलतियां हैं जो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं की जा सकती हैं? इक्विटी पोर्टफोलियो का इंश्योरेंस। ओके। सोचना भी मत कि हमने नहीं करना, करना ही है, कंपलसरी है। क्यों? आप एक सर्टेन लेवल पे आ चुके हो, मान लीजिए 5 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़ और इससे भी ऊपर। अब ओवरनाइट कोई भी ऐसा मतलब एक्सीडेंट हो सकता है कि जिससे मार्केट के अंदर मेजर करेक्शन आ जाए। जैसे 2008 में 65% का करेक्शन आया था टॉप से, तो आप ये झेल नहीं पाओगे। और झेलना भी क्यों है? तो जब इंश्योरेंस टाइप की स्ट्रैटेजीज मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं तो उसको सीखिए, इम्प्लीमेंट करिए, और मुझे लगता है ये कॉम्प्रोमाइज करने का कोई, ये वाला जो पॉइंट है वो कॉम्प्रोमाइज आपको करना ही नहीं है, सोचना भी नहीं है इसके बारे में। क्योंकि ये ना एक्चुअल में अगर आप इसका रिवर्स साइड देखोगे ना तो ये वेल्थ ट्रिगर भी है। ओके। कैसे है? कैसे? मान लीजिए आज किसी का, कोई भी एक एग्जांपल ले लेते, 10 करोड़ का पोर्टफोलियो है, मार्केट के अंदर 65% का करेक्शन आ गया, तो उसका पोर्टफोलियो रह जाएगा 3.5 करोड़ का, लॉस हो रहा है 6.5 करोड़ का, तो कोई भी बंदा घबरा जाएगा। बिल्कुल। मगर अगर उसने इंश्योरेंस कर रखा है तो 5.5 करोड़ रुपए वापस भी आ जाएंगे। ओके। तो लॉस आपकी हर करेक्शन का 90% आपको रिकवर हो जाएगा, अपने लॉस का 90% रिकवर हो जाएगा। अब ये 90% मतलब 5.5 करोड़ रुपए हो गए, आप इसका क्या करोगे? मैं कहता हूं उसको आप री इन्वेस्ट करिए उसी मार्केट में जो इस वक्त गिरी हुई है। वहां पे पैनिक है, देखिए जब पैनिक आता है तो लोग बेचते हैं, बेच तब पाएंगे जब कोई सामने वाला खरीदार होगा। बिल्कुल। और खरीदवार के वक्त अगर आपके पास पैसे हैं तो उस वक्त तो मार्केट में सेल लगी हुई है, लूटने का टाइम होता है वो। मगर मेरे को ना कंचन बहुत से लोग मिलते हैं, वो कहते हैं विजय ये इस बॉटम पे तो मैंने भी खरीद लिया था 2008 में, 2020 में। मैंने कहा थैंक यू सो मच, मगर ये बताओ पैसे कितने लगाए थे? सैलरीड है, बिजनेसमैन है, कितने पैसे लगाते हैं? 5, 10, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़। दूसरी बात, फिर मैं उनसे ये कहता हूँ ये पैसा तुम लाए कहाँ से हो? भाई एफडी ब्रेक करके लाएंगे, गोल्ड सेल करके लाएंगे, प्रॉपर्टी कोलैटरल या प्रॉपर्टी बेच के लाएंगे, घर से लाएंगे, बिजनेस से निकालेंगे। क्यों करना ये सब? सिर्फ इंश्योरेंस करो, साल की 2% कॉस्ट है। अगर ये ट्रिगर हो गया तो फायदा सबसे बड़ा ये होगा, बस ये पैसा आपको फ्री में मिलेगा क्योंकि आपने इसकी कॉस्ट दे दी है। इसकी कॉस्ट है साल की 2%। ये पैसा आप इन्वेस्ट करिए, इन्वेस्ट करने के बाद 2008 से आज मार्केट 10 गुना है। बिल्कुल। तो देखिए मार्केट जब करेक्ट हुई थी 3.5 का पोर्टफोलियो रह गया था, 5.5 करोड़ रुपए आपको मिले थे, तो 9 करोड़ वहां से 10 गुना हो गया, 90 करोड़ पे हैं आप। सिंपल कैलकुलेशन है। अभी मैंने कोई रॉकेट साइंस नहीं करी। अभी इसमें जब आप और चीजें इंप्लीमेंट करोगे तो और भी बड़े अच्छे रिटर्न्स आ सकते हैं, मगर आप इसको छोड़ भी दोगे तो भी 90 करोड़ पे है। तो ये जो था ना कि कॉम्प्रोमाइज क्या नहीं करना या इग्नोर नहीं करना,
इंश्योरेंस सोचना भी मत, सोचना भी मत, कि बिल्कुल। हम इग्नोर करें। हर हालत में इंश्योरेंस हम लोगों को करना है। अच्छा, क्या जो अमीर लोग होते हैं, जो रिच लोग होते हैं, वो रिस्क लेते हैं या फिर एक्चुअल में रिस्क को कंट्रोल करना जानते हैं? वो एक कैलकुलेटिव रिस्क लेते हैं। इसके बीच की एक टर्म मैं यूज कर रहा हूँ, कैलकुलेटिव रिस्क है। हाँ। क्योंकि मान के चलिए आज कोई 10 करोड़ पे पहुंच गया है, अब उसको बड़ा अच्छा एक सेक्टर लगता है, कंपनी लगता है, और अर्ली स्टेज में देखो एचएनआई और अल्ट्रा एचएनआई का एक मैं खासियत बताता हूँ, वो बिल्कुल अर्ली स्टेज में एंट्री करके रिस्क लेते हैं। हम्म। अब इसका फायदा क्या होता है, बहुत सस्ते स्टॉक्स मिलते हैं। अच्छा। जैसे मान के चलिए गवर्नमेंट ने अनाउंस करा कि वो नोएडा एक्सटेंशन में फला फला कोई मेट्रो ले ला रहे हैं या ला सकते हैं। अब जितनी बड़ी प्रोबेबिलिटी होगी उसके हिसाब से वो लोग इन्वेस्टमेंट बिल्कुल। करेंगे। अर्ली स्टेज में तो पैसे भी बहुत सस्ते हैं। हम्म। आज नोएडा के अंदर करीब 2.5 लाख रुपए गज जगह है। हम्म। वहां पे अगर आप थोड़ा सा आगे जाओगे तो 60-65 हज़ार रुपए गज है, हम्म। ऑलमोस्ट 4 टाइम्स हम्म। लेस। हम्म। तो वो लोग इसको रिव्यू करते हैं सीरियसली। हम्म। जब उनको लगता है कि यस यार ये अपॉर्चुनिटी बड़ी है, तो वो फिर पैसा लगाते हैं। अब ये कैलकुलेटिव रिस्क है, क्योंकि पहले पैसा काफी बना लिया, वो लोग हो सकता है 0 से लेके 10 करोड़ तक पहुंच गए। अब उसमें से 50 लाख रुपए का रिस्क लेना है, अब वो 50 लाख हो सकता है 2.5-3 करोड़ में कन्वर्ट हो जाए। हम्म। तो इस टाइप के कैलकुलेटिव रिस्क लेने चाहिए। फाइनेंशियल सक्सेस और पर्सनल डिसिप्लिन, इन दोनों का कनेक्शन कितना स्ट्रांग है? फाइनेंशियल सक्सेस और पर्सनल डिसिप्लिन में अगर आप देखोगे तो दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। ओके। हाँ, व्हाट आई बिलीव। हाँ, क्यों, कैसे मतलब? मैं बता देता हूँ। देखिए हम सारा काम तो अपने पर्सनल फाइनेंस को हाँ। अपग्रेड करने के लिए कर रहे हैं, और जब तक हम डिसिप्लिन, तो ठीक है लोग कर लेते हैं, मगर वो डिसिप्लिन आएगा नॉलेज से। नॉलेज के बिना आप मान लीजिए, कई बार लोगों के पास नॉलेज भी है, मोटिवेशन भी है। कई बार आपने देखा होगा मोटिवेशन के चक्कर में लोग सुबह 4 बजे भी उठ जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। अब करना करें क्या, हम्म। सुबह उठ के कौन सी स्ट्रेटेजी पढ़नी है, क्या हम्म। इंप्लीमेंट करना है, क्या बैक टेस्ट करना है, हम्म। रिव्यू क्या करना है, वो कौन बताएगा। हम्म। तो वो अगर आपके पास पूरा सिस्टम है, तो वो फिर पढ़ने के लिए आपके पास तो फाइनेंशियल डिसिप्लिन, तो ये चीजें एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है, और दोनों चीजों को आपको इम्प्लीमेंट करना ही चाहिए। अच्छा, ये एक बड़ा अच्छा सा सवाल मेरे मन में आया कि कोई अगर अपनी शुरुआत कर रहा है, कोई मतलब बिल्कुल यंग है और 30 साल का शख्स है जिसे अपनी शुरू करना है, अपना बिजनेस, एंटरप्रेन्योर है कोई, तो आपका गोल्डन रूल क्या होगा कि वो कैसे शुरू करे? देखिए पहली बात तो उसको अपनी सैलरी या इनकम, अगर बिजनेस से इनकम आ रही है, उसका मेजर पोर्शन इन्वेस्टमेंट करना ही चाहिए विद इंश्योरेंस। ओके, हाँ, इंश्योरेंस नहीं छोड़ना बिल्कुल। छोड़ना ही नहीं है। हम्म। अब देखिए इसमें ना क्या होगा, वर्स्ट केस में अगर नीचे गिरा मार्केट तो आप प्रोटेक्टेड है, और ऊपर गया तो ग्रोथ आपकी है। तो दैट्स हाउ यू विल मेक मनी। वेल्थ कैसे बनेगी, वेल्थ इस तरीके से बनेगी, जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगा, और जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाए उसका इंश्योरेंस लेते रहिए। दैट्स हाउ यू विल प्रोटेक्ट दैट। बिल्कुल। अच्छा, फैमिली ऑफिस के साथ काम करते वक्त आप सबसे ज्यादा किस चीज पर फोकस करते हैं? नॉलेज बेस्ड डाइवर्सिफिकेशन, बिकॉज जब जिसमें भी वो लोग डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं, क्योंकि अल्ट्रा एचएनआई या एचएनआई या फैमिली ऑफिसेज में जब हम जाते हैं, तो वहां पर हम ये रिकमेंड करते हैं अब आप केवल इक्विटी में ना पैसा लगाइए। गोल्ड भी है, सिल्वर भी है, रियल स्टेट भी है, म्यूचुअल फंड्स भी है, एआईएफ फंड्स भी, सब में जाना चाहिए। मगर आपको, अब तो आप एसेट डाइवर्सिफाइड हो गए, अब इसके बाद सबका इंश्योरेंस इंडिविजुअली करना चाहिए। अच्छा, गवर्नमेंट जितनी भी पॉलिसीज लेकर आती है, जितनी भी वेल्थ पॉलिसीज है, क्रिएशंस हैं, तो ऐसे में एचएनआई लेवल पर कैसे इम्पैक्ट करती हैं? देखिए ये सबसे बड़ा वेल ट्रिगर होता है। ओके। या गवर्नमेंट अगर कोई भी पॉलिसी लाएगी, हम्म। तो देखिए सबसे पहले तो गवर्नमेंट एक विजन डॉक्यूमेंट सेट करती है। विजन डॉक्यूमेंट में ये लिखा होता है कि हम क्यों बना रहे हैं, क्या सॉल्व करेंगे, क्या इम्पैक्ट आएगा अपने इकोनॉमी के ऊपर। अब जब वो परफॉर्म करता है सेक्टर, तो कहीं ना कहीं एक तो सबसे बड़ी बात है कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, टैक्स जनरेट होता है, और वो खुद भी सेक्टर बहुत बड़ा पैसा बनाता है। तो जब उसमें इन्वेस्टमेंट करा जाता है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे रेलवेज। ओके। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भाई ये डिसाइड करा कि हम इसको पूरा इम्प्रूव करेंगे, और जब उन्होंने ये बात डिसाइड करी, जिन कंपनियों ने फंड रेज करे हुए थे, मतलब इक्विटी मार्केट से, तो उसमें देखिए रिटर्न्स कितने जबरदस्त आए हैं 2014-15 के बाद, अमेजिंग रिटर्न्स आए हैं। तो वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट पॉलिसी से कनेक्टेड थे। और जो एचएनआईज हैं, अल्ट्रा एचएनआईज हैं, फैमिली ऑफिस हैं, ये इस लेवल पे जाके डीप डाइव करते हैं, पॉलिसी रिव्यू खुद करते हैं, किसी की बात पे ट्रस्ट नहीं करते। हाँ। तो फिर कन्विंस्ड है अगर उस पॉलिसी डॉक्यूमेंट से, हाँ। और उस कंपनी से जिसमें पैसे लगाने हैं, तो वो इन्वेस्ट करते हैं। ओके। अच्छा विजय, जैसे गवर्नमेंट की ओर से अगर हम पॉलिसी की बात करें, तो गवर्नमेंट ने तो पॉलिसी दे दी है, लोगों ने रिव्यू भी कर लिया है। अगर इसमें फिर मैं आपका रोल पूछती हूँ कि फिर आपका रोल इसमें क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए पॉलिसी डॉक्यूमेंट को रिव्यू कैसे करना है, फिर उसका जो डिमांड है अगले 5, 10, 15, 20 साल तक, कैसे वो एक्चुअल में वेल्थ में कन्वर्ट होगा, फिर वो सेक्टर को इम्पैक्ट कैसे करेगा, इंडिविजुअल कंपनीज को कैसे इम्पैक्ट करेगा, वहां पे मेरा रोल आता है। ओके। सिलेक्शन कैसे करेंगे आप कंपनीज का, भाई 50 कंपनी अवेलेबल है, कौन से सेक्टर पे, कई बार होता है डायरेक्ट इम्पैक्ट भी आता है और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट भी आता है।
तो वो चीज़ों पे फिर हम लोग, अब मेरा रोल आता है कि भाई कैसे पॉलिसी को रिव्यू करने के बाद सेक्टर को आइडेंटिफाई करके स्टॉक का सिलेक्शन करके फिर पैसे कब कब कहाँ कितने लगाने। ओके। अच्छा, एच-एन-आई इन्वेस्टर्स की अगर मैं बात करूँ तो एच-एन-आई इन्वेस्टर्स को इंडिया और ग्लोबल मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट का बैलेंस कैसे रखना चाहिए? इसमें ना दो कैटेगरीज हैं, एक है एचएनआई कैटेगरी, दूसरा है अल्ट्रा एचएनआई कैटेगरी। अगर एचएनआई की बात करूँ तो स्टार्टिंग में उनको तो इंटरनेशनल नहीं जाना चाहिए, उनको इंडिया और इंडिया की कंपनीज को रिव्यू करके इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। हुँ, बट जब आप अल्ट्रा एचएनआई स्टेटस पे चले जाएंगे, हुँ, वहां पे हम ये स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं कि आप फिर बॉर्डर पार भी जाइए, जहां भी जिस भी कंट्री में जिस भी कंपनी में आपको वहां पे डिमांड लगती है उसमें आप पैसे तो लगाइए, मगर हम इसमें दो चीजें एडवाइस करते हैं। एक तो नॉलेज बेस्ड हो, हुँ, जिस कंपनी को आप डीपली पढ़ पाए उसी कंपनी में पैसे लगाना है। ये नहीं कि बस जैसे एनवीडिया चल रहा है तो बस उसी में पैसे लगा हुँ, दिए, हुँ, अमेजोन चल रहा है तो उसमें लगा दिए, नहीं। आपके अपने इंटेलेक्ट पे पैसे लगाने हैं, अपनी नॉलेज पे लगाने हैं। किसी के बस वो स्टॉक राइज कर रहा है तो पैसे नहीं लगाने, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अब एक पोर्शन आपको बाहर की कंपनीज में पैसा लगाना है, ये नहीं कि पूरा ही पैसा बाहर के लगा दिया। टू स्टार्ट विद इट शुड बी नॉट मोर देन 10% ऑफ योर एंटायर कैपिटल। फिर उसके बाद जैसे जैसे वो स्लोली ग्रेजुअली ग्रो करे, आपने कितने अर्ली स्टेज में उस सेक्टर को पकड़ा है, कंपनी को पकड़ा है, वो उस बात पे भी डिपेंड करता है, मगर ये 10% से ज्यादा शुरुआत में नहीं होना चाहिए। ठीक है। अगर हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन की बात करें तो क्या लगता है विजय कि नेक्स्ट जनरेशन को हमारी फाइनेंस की और मार्केट एजुकेशन मतलब कितना ज़्यादा देना ज़रूरी है? मेरे को लगता है कि अर्ली से अर्ली स्टेज, एज अर्लीस्ट एज पॉसिबल, वहां से आपको नॉलेज देना स्टार्ट करना चाहिए। और जितनी मैक्सिमम नॉलेज उन लोगों को मिलेगी उतना ज्यादा फायदा है, क्योंकि आखिरी में हम सब कब कर किसके लिए रहे हैं? बिल्कुल। नेक्स्ट जनरेशन के लिए। हुँ, नेक्स्ट जनरेशन को अगर विदाउट नॉलेज लेगेसी मिली हुँ, तो दोस्त उसका मिसयूज होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर उसको नॉलेज पहले दी जाए और फिर स्लोली और ग्रेजुअली वेल्थ ट्रांसफर करी जाए, तो देखिए फिर वो इसको मल्टी फोल्ड में ग्रो करते हैं, फिर बड़े अच्छे रिटर्न्स भी आते हैं। तो जितना जल्दी हो सके हमें वेल्थ ट्रेनिंग या वेल्थ की नॉलेज उन लोगों को देनी चाहिए। अच्छा, एक और सवाल है, जैसे बहुत से लोगों को हमने देखा है विजय जो स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं, तो बहुत से मेरे ऐसे जानने वाले भी हैं, बहुत सारे नोन्स में भी हैं कि वो हमेशा ये गलती करते हैं कि कोई स्टॉक बहुत ज़्यादा राइज़ कर रहा है, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, तो वो उसमें पैसा लगा देते हैं। लेकिन फिर उन्हें अगले ही दिन मतलब मायूस होना पड़ता है कि करेक्ट। धड़ाम हो गया, मार्केट खत्म हो गए तुम राइट। बिल्कुल। तो ये गलती क्यों कर रहे हैं लोग? देखिए वो ना अट्रैक्ट हो रहे हैं, चीजों को समझ नहीं रहे हैं। अगर चीजों को समझेंगे ना, तो वो हमेशा जब भी स्टॉक गिरेगा ना तो उन्हें खुशी होगी। क्यों होगी? क्योंकि उनको लगेगा यार ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी आ गई, सस्ते दाम पे खरीदूंगा। अब वो क्योंकि नॉलेज नहीं है तो उनको लगता है यार ये और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा। जैसे सिल्वर में भी देखा होगा आपने, हुँ, रिसेंटली सिल्वर में हुँ, जबरदस्त बूम आया था बिल्कुल। और उसके बाद कितना मेजर करेक्शन हुँ, आया है। हुँ, तो वो जिनको नॉलेज नहीं थी उन्होंने तो राइजिंग कमोडिटी को पकड़ लिया, विच इज नॉट एडवाइजेबल। जब मेजर करेक्शन आए और अगर आपको नॉलेज है तो आपको फिर खुशी होगी, सेटिस्फेक्शन होगा और पैसा भी बड़ा डिप्लॉय करोगे विद इंश्योरेंस, तो फिर वेल्थ बनेगी। बिल्कुल। अच्छा, अगर आपको एक सेंटेंस में इंडिया के यूथ को, हमारे जेन ज़ीज़ को वेल्थ क्रिएशन का मंत्र देना हो, तो वो क्या होगा? अपनी सैलरी या अपने बिजनेस इनकम का मेजर पोर्शन आप जरूर डिप्लॉय करिए हुँ, और विद इंश्योरेंस करिए। अगर आपका पोर्टफोलियो 20 लाख से ऊपर का हो गया या हो चुका है या है, हुँ, तो आपको विद इंश्योरेंस ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और इस डिप्लॉय को, ये जो आप मेजर पोर्शन डिप्लॉय कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में, इसको ना रोको मत हुँ। जब तक आप एटलीस्ट 5 CR का लेवल अचीव ना कर लें। एक लास्ट और क्वेश्चन है मेरा। बहुत से लोग हैं जो लाइफ में रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। हमने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो जॉब कर रहे हैं और जॉब के बाद जिनकी बहुत अच्छी प्लानिंग होती है विजय कि हम अपना बिजनेस करेंगे या फिर हम स्टॉक मार्केट में लगाएंगे या ट्रेडिंग में लगाएंगे, लेकिन वो रिस्क जो होता है ना लाइफ में, वो नहीं ले पाते हैं बहुत से लोग। तो इसके लिए मैं चाहूंगी कि कोई ऐसा मंत्र आपका हो कि रिस्क लेने के लिए क्या किया जा सकता है? देखिए पहली बात तो जो रिस्क नहीं ले रहा है वो बहुत बड़ा रिस्क ले रहा है। हुँ, और अगर उसको बड़ा रिस्क लेना है हुँ, या पहले स्टार्टिंग में छोटे कैलकुलेटिव रिस्क भी लेने हैं, तो विद इंश्योरेंस लें, हुँ, इसको इग्नोर ना करें और तभी आप एक बड़ी वेल्थ बना पाएंगे। क्योंकि हर बिजनेसमैन जो आज आप देखते हो एक लेविश लाइफ जी रहा है, उसने कहीं ना कहीं रिस्क लिया है। उसने पहले लैंड खरीदी, फैक्ट्री लगाई, पैसे तो लगाए ना, पहले डूब भी तो सकते थे। तो आप अपनी इंटेलिजेंस के हिसाब से धीरे धीरे छोटा पैसा लगाइए, बट लगाइए, और वो रिस्क फिर कहीं ना कहीं रिवॉर्ड में कन्वर्ट होगा। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि जितने लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं उन्हें आपसे ये सीखना चाहिए क्योंकि आपने जो रिस्क लिया है ना, मतलब वो एग्जाम्पल ही बहुत बड़ा है कि ट्रू। रिस्क लेने के बाद आज आप इस पोजीशन पे बैठे हैं। एक राइट। वेल्थ कोच होने के नाते बहुत अच्छी बातें आपसे हुई हैं सर, और मैं उम्मीद करूंगी कि दोबारा हम बैठें, ट्रू। किसी और टॉपिक पर हम जरूर बात करेंगे क्योंकि बिल्कुल। मुझे लगता है कि सिर्फ एच-एन-आई और अल्ट्रा एच-एन-आई नहीं, इससे आगे भी बहुत सारे ऐसे सवाल हो सकते हैं जिस पर हम लोगों के साथ बैठकर, आपके साथ बैठकर ट्रू। बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू।